स्वागत हेतु और हम सब पर अपने विचार रखने हेतु माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित दिल्ली सरकार की लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, श्रीमान प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी, मंत्री दिल्ली सरकार, एनडीएमसी के मंत्री दिल्ली सरकार, एनडीएमसी के अध्यक्ष श्री केशव चंद्रा जी, श्री कुलदीप चहल, माननीय उपाध्यक्ष एनडीएमसी और इस छोटे से सभागार के अंदर आए हुए सभी पुस्तकों के प्रेमी शिक्षक और विशेषकर युवा विद्यार्थियों को मेरा राम राम नमस्कार। मित्रों, आज दिल्ली के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज यहां पर महान स्वतंत्रता सेनानी, चिंतक, और अनेक भीम का एक कार्य को समाप्त करने वाले देश के महान नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से यहां पर एक पुस्तकालय की शुरुआत हो रही है। एक बहुत बड़े विचारक ने कहा है कि देश का भविष्य कैसा है, इसका आकलन करना है तो देश की कृषि कितनी समृद्ध है इससे नहीं हो सकता। देश के बाजारों में कितनी भीड़ है इससे नहीं हो सकता। देश में कितने उद्योग लगे हैं इससे भी नहीं हो सकता। देश की लाइब्रेरी में कितनी भीड़ है और युवा है या नहीं है इस पर से हो सकता। क्योंकि राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाली, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र को वैभव दिलाने वाली सारी गतिविधियों का मूल ज्ञान से होता है, विवेक से होता है और विवेक को व्यवहारू रूप से ढालने से होता है। और वो ज्ञान केवल और केवल पुस्तकालय ही दे सकता है। मैं हमारी युवा पीढ़ी को अपील करना चाहता हूं कि एक बार पुस्तकालय के साथ जुड़ जाइए। आपके व्यक्तित्व में देखते 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 अद्भुत निखार आ जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। और मैं मेरे स्वयं के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। मैं एक छोटे कस्बे के अंदर पैदा हुआ था। मेरा बचपन छोटे कस्बे में गया है, मगर मेरे कस्बे में एक समृद्ध पुस्तकालय था। और मेरा सौभाग्य है कि मेरा बचपन वो कस्बे में गया, क्योंकि मैं वो पुस्तकालय से जुड़ा। वो पुस्तकालय ने मेरे जीवन में देखते 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 अद्भुत परिवर्तन ला दिया। जब छोटा सा बच्चा था तब अलाउद्दीन का
जादुई चिराग, अली बाबा 40 चोर, सिंदबाद की सफर पढ़ता था, वो पढ़ते पढ़ते मेरी यात्रा कब वेद और उपनिषद तक पहुंच गई मुझे भी मालूम नहीं पड़ा और चिंतन की प्रक्रिया शुरू हुई। ऊपर एक सुंदर वाक्य लिखा है, बोलने के पहले सोचना चाहिए, क्योंकि शब्द कभी वापस नहीं आते हैं। कोई भी वाक्य बोलना है तो उसके पहले सोचना चाहिए और सोचने के पहले पढ़ना चाहिए कि क्या सोचना है, और वो पुस्तकालय ही करा सकता है। बहुत सुंदर सुभाषित, संस्कृत सुभाषित का हिंदी अनुवाद ऊपर मैंने पुस्तकालय में देखा है। आज जब मैं इसके उद्घाटन में आया हूं तब मैंने मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक छोटा सा प्रयोग किया है। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर गांव में मैंने पुस्तकालय खोला है। अब आप सोचोगे कि हर गांव में पुस्तकालय कैसे हो सकता है, मगर एक छोटा सा पुस्तकालय है जिनके अंदर 3-4 हजार पुस्तकें हैं, मगर वो पुस्तकालय को मैंने 1.25 लाख पुस्तक जिसमें है वो पुस्तकालय के साथ लिंक करा है, और 4 मोबाइल वान वो गांव का पुस्तकों की दुनिया में गोता लगाने वाला बच्चा वो पुस्तकालय में जो पुस्तक का नाम लिख देता है वो हर शुक्रवार को उसको वही गांव में ही डिलीवरी हो जाती है। हमने हर पुस्तकालय को स्कूलों के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। यहां पर भी जो ग्रंथपाल होंगे उसका मेरा आग्रह है कि दिल्ली की आसपास की 10 विधानसभाओं के सारे विद्यालय में आप संपर्क करिए, वहां के युवाओं को इसके साथ जोड़िए और उनको यहां आने की एक बार आदत डाल दीजिए। बाकी का काम तो पुस्तक खुद कर देगा। एक बार युवा पढ़ने की आदत बना लेता है तो अच्छे बुरे का क्षीणनीर वो स्वयं कर लेगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पुस्तकालय हमारी रुचि के अनुरूप अगाध ज्ञान सागर में गोता लगाने का मौका भी देते हैं और सागर के नीचे पड़े मोती और रत्नों को चुनकर ऊपर लाने का साहस भी देता है, और ज्ञान सागर के गोते से निकले हुए मोती और रत्न ही व्यक्तित्व को बढ़ाते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं, देश को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाते हैं, देश को संस्कृत बनाते हैं, शिक्षित बनाते हैं और सुरक्षित बनाते हैं। पुस्तकालय का कम से कम मेरे जीवन में तो बहुत बड़ा योगदान है। मैं युवाओं को निश्चित कहना चाहूंगा कि हम जो सोचते हैं, आपकी एक अवस्था होती है, उस अवस्था में जो सोचते हैं इसको संचित किए हुए ज्ञान से समृद्ध करिए। यहां जो व्यवहारू लोगों ने अनेक पुस्तक लिखे हैं वो ज्ञान को और विवेक को व्यवहार से अनुभव सिद्ध कर लीजिए और फिर सोचकर देखिए, आप में बहुत बड़ा बदलाव आप प्राप्त करेंगे। और ग्रंथपाल जी से मेरा आग्रह है कि इस पुस्तकालय को आसपास के सभी विद्यालयों के साथ जोड़ना चाहिए, और मेरा दिल्ली सरकार से भी आग्रह है कि जितने पुस्तकालय दिल्ली सरकार में हैं वो सभी को एक दूसरे के साथ लिंक करिए और स्कूलों को इसके साथ जोड़ने के लिए एक योजना बनाइए। ढेर सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो एक काम में अपना योगदान देना चाहते होंगे। एक बार हम कार्य योजना बनाएं और कार्य योजना से पुस्तक प्रेमियों को जोड़ने का प्रयास करें। मैं आज निश्चिंत रूप से कह सकता हूं, यहां केशव जी ने दिनकर जी का नाम लिया है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, जब तक आप दिनकर जी को नहीं पढ़ते हैं इस देश को नहीं जान सकते हैं। इस देश को जानना है तो दिनकर जी को पढ़ना
और पुस्तकालय ऐसे अनेक महानुभावों को उनके साथ पहुंचने का जरिया बन सकता है। आज 2 मंजिला इस इमारत के अंदर 32,000 से ज्यादा पुस्तकों का संग्रह है। रिसर्च करने वालों के लिए भी अलग व्यवस्था है। यहां पर जिस सभागार में बैठे हैं, बहुउद्देशीय सभागार भी बहुत आधुनिक बना है। आधुनिक रीडिंग एरिया भी बना है। किड्स जोन, रिसर्च सेंटर, ई लाइब्रेरी, जिसमें 1 करोड़ पुस्तक ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं और सारा वाईफाई फ्री। और ऊपर कई सारे मॉनिटर लगाए हैं जिसमें आप आपकी नोट्स ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और आपके विचार की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। लिफ्ट भी लगी है। RFID एक अत्याधुनिक, जो लोग पुस्तकालय से जुड़े होंगे उनको मालूम होगा कि ग्रंथागार के व्यवस्थापन के लिए एक बहुत सुंदर सॉफ्टवेयर बना है। RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली भी यहां शुरुआत से ही इंट्रोड्यूस कर दी गई है। ओपेक कैटलॉग, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के साथ यहां आपको जुड़ाव प्राप्त होगा। किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है, उसको पढ़ना चाहिए। और 1 करोड़ ई बुक्स यहां पर उपलब्ध है। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस और 32,000 पुस्तक। और मुझे विश्वास है दिल्ली सरकार सारे पुस्तकालयों को जोड़ने की भी प्रक्रिया जरूर करेगी, विद्यालयों के साथ और सारे पुस्तकालयों को एक दूसरे के साथ। तो ये ग्रंथागार और समृद्ध हो जाएगा। मित्रों, आज मैं एनडीएमसी को एक दूसरी बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि ग्रंथालय का नाम उन्होंने जयप्रकाश नारायण के नाम से किया है। जेपी एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने अपने जीवन में ढेर सारे विचारों को अपनाया, मगर जिस जिस विचारधारा से उन्होंने काम किया, वो विचारधारा में उत्कृष्ट जगह पे हमेशा पहुंचने का प्रयास किया। जयप्रकाश नारायण आजादी के आंदोलन के एक प्रमुख और प्रखर सेनानी थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन चला, उनको हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। अंग्रेज निश्चिंत होकर बैठे थे कि जेपी अब जेल में है। अंग्रेजों को चकमा देकर 18 फुट लंबी दीवार लांघकर जेल से निकलकर फिर से भारत छोड़ो आंदोलन में व्यक्ति जुड़ गया। अब किसी को लगेगा कि 18 फुट लंबी दीवार लांघना कौन सी बड़ी बात है, मगर उस वक्त जेल की दीवार लांघने की सजा 303 की गोली से शूट कर दिया जाता था। उस जमाने में उन्होंने सहाय किया। सर, आजादी के बाद सरकार बनी, ढेर सारे लोगों ने आग्रह किया सरकार में जुड़िए, नहीं जुड़े। समाजवाद का अध्ययन किया, धूर कांग्रेसी रहे, समाजवादी विचारधारा को अपनाया, समाजवादी कांग्रेस की स्थापना की, विनोबा भावे के अनुयायी बने, भूदान यज्ञ के साथ जुड़े और सर्वोदयी विचारधारा को
देश के गांव गांव में फैलाने का काम किया। अनेक आश्रम बनाए और चंबल के क्षेत्र में जो बागियों का, डाकुओं का आतंक होता था, 250 से ज्यादा डाकुओं को सरेंडर कराने का काम जयप्रकाश नारायण ने किया था और 4 राज्यों के 22 जिलों में डकैतों की जो बहुत बड़ी समस्या थी उसको समाप्त करने का काम जयप्रकाश नारायण ने किया। जेपी विदेशी विचारों को जरूर पढ़े, विदेश में भी जरूर पढ़े, मगर धरातल पर जीने वाला वो भारतीय व्यक्ति जब इस देश पर इंदिरा जी की सत्ता पिपासा ने लोकतंत्र पर संकट ला दिया, जब इमरजेंसी डाल दी गई, आपातकाल का जेपी ने डट कर विरोध किया। और एक प्रकार से कहा जाता है कि इंदिरा को आपातकाल डालने के लिए भी मजबूर उन्होंने किया था। बिहार और गुजरात में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने पूरे देश में आह्वान दिया संपूर्ण क्रांति का बिहार के गांधी मैदान के अंदर, और इंदिरा गांधी जी का विश्वास डिग गया। इन्होंने इमरजेंसी डाली। जेपी, अटल जी, अडवाणी जी, उस वक्त के देश के सारे नेताओं को, हर विचारधारा के नेताओं को जेल में पुर दिया, अखबारों पर ताले लग गए और जैसे पूरा देश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की दृष्टि से अंधकार की रात्रि में, काल रात्रि के अंदर डूब गया। तब दिनकर जी ने एक वाक्य कहा था, अंधेरे में एक प्रकाश, जय प्रकाश, जय प्रकाश। और देखते 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 अंधेरे में एक प्रकाश, जय प्रकाश, जय प्रकाश, ये नारा चुनावी नारा बन गया। और जब चुनाव हुआ, इंदिरा जी स्वयं रायबरेली से चुनाव हार गई। मित्रों, एक बहुत बड़ा पदार्थ पाठ था, लेसन था, सत्तांध बने हुए, सत्ता पर बैठे हुए लोगों के लिए। सत्ता पर सजग होकर बैठा जाता है, सत्तांध बनकर नहीं बैठा, अंधे होकर नहीं बैठा। सत्ता कई बार व्यक्ति की आंखों के सामने अंधापा ला देती है। अगर ऐसा होता है तो जनता इसका हिसाब बरोबर कर देती है। इसका उदाहरण जयप्रकाश नारायण ने इस देश के अंदर सेट किया और पहली बार देश में नॉन कांग्रेसी सरकार बनी। मोरारजी देसाई इसके प्रधानमंत्री बने और जेपी अपने पूरे जीवन काल में अनेक पड़ाव पसार करते करते अंतिम पड़ाव में भी देश के लोकतंत्र की रक्षा करने में सफल रहे हैं। मैंने जेपी को एक ही बार सुना है, अहमदाबाद के फुटबॉल ग्राउंड में उनकी सभा थी। हम हमारे गांव से गए थे, मैं छोटा सा बच्चा था, बीमार हो चुके थे, कुर्सी पर बैठकर बोलते थे, मगर मैं आज भी उनकी ओजस्वी वाणी को भूल नहीं सकता। उनका एक वाक्य था, देश प्रधानमंत्री से नहीं बनता है, देश करोड़ों भारतीयों से बनता है और प्रधानमंत्री करोड़ों भारतीय तय करते हैं। और ये वाक्य ने पूरे देश में एक चेतना जागृत की थी और परिवर्तन हुआ था। मित्रों, आज फिर से एक बार एनडीएमसी के अध्यक्ष श्री केशव जी को, भाई कुलजीत को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने पूरा सोच विचार कर एक पूर्ण पुस्तकालय की परिकल्पना की है। अब ये परिकल्पना को स्कूलों तक, विद्यालयों तक दिल्ली सरकार ने पहुंचाना चाहिए और सारे पुस्तकालयों के बीच में एक अनुबंध कर कर पुस्तकों का निर्बाध प्रवाह, ज्ञान का निर्बाध प्रवाह, एक बार इसकी रचना करनी चाहिए
और दूसरा भी मैं उनको धन्यवाद कहता हूं कि जेपी के नाम से बने हुए पुस्तकालय के उद्घाटन के लिए मुझे बुलाकर उन्होंने मुझे मौका दिया है। पुस्तकालय, लाइब्रेरी हमेशा से मेरे लिए आकर्षण का केंद्र रही है और यहाँ पर जेपी के नाम से भी पुस्तकालय बनाया गया है। मैं आज के इस शुभ मौके पर दिल्ली के अनेक विद्यार्थी जो किशोर है, युवा है, उनको अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि यह ज्ञान की पिपासा तृप्त करने का जो ये माध्यम यहाँ पर शुरू हुआ है, इसका आप फायदा लीजिए और अपने जीवन को निखारिए। अपने जीवन को निखार कर देश को 2047 तक आत्मनिर्भर बनाए। यही शुभकामनाएं। वंदे मातरम।